अस्सलाम वालेकुम। बेटा वॉइस वगैरह सब क्लियर है? बताएं, सब चीज़ें रेडी हैं, परफेक्ट हैं? बोलें। एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलो। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंसोलिडेटेड एसओसीआई। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो हम कर रहे थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। अब बेटा इनकम स्टेटमेंट पे डिस्कशन करते हैं, सही है। आज की क्लास वैसे मोस्ट प्रॉब्ली पूरे कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस करेगी, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसके। आइए, कुछ चीज़ें आप लोगों ने F3 में पढ़ी भी है, लेकिन हम अस्यूम ये करेंगे कि F3 भी नहीं पढ़ा हुआ। जीरो से करते हैं। ये P कंपनी है, ये आपके पास S कंपनी है। देख लें दोनों इदारों की इनकम स्टेटमेंट गिवन है। इसकी सेल्स है आपके पास 1000 और इसकी है 2000। देखते रहें बेटा। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 100 और इसकी 200। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है यहाँ 900, यहाँ आ रहा है 1800। ओके, प्लीज कंसंट्रेट बेटा। आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनके 200 के और इनके हैं 300 के। ये आ गया आपके पास। अज्यूम करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 9 - 2 7 और ये आ गया 18 - 3 15। ठीक है भाई। वैसे इनकम स्टेटमेंट में और चीजें भी होती है, मैंने शॉर्ट सी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, शॉर्ट सी। अब सर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? बहुत सिंपल। सिंपल ये सोचो, जो वहां बैलेंस शीट का लास्ट स्टेप था वो यहाँ फर्स्ट स्टेप है, जो बैलेंस शीट का आखिरी स्टेप था वो यहाँ फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही आपको ये दोनों की इनकम स्टेटमेंट नजर आए, देखते ही आवाज लगा दो कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर। कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, ठक एडिंग टुगेदर कर दो। तो यहाँ आपने लिखा, देखते रहे, सुनिए, 1000 + 2000, ठीक है। 100 + 200, बेटा मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिंग टुगेदर कर रहा हूँ, 300। ये आ गया 2700। अब देखें, उसके बाद 2 + 3,
ये देखें, तो ये आपके पास बन गया, अल्लाह खुश रखे, 2200। ओके, ये आ गया प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो इसका पहला स्टेप वही होगा जो वहां का आखिरी था, जो बैलेंस शीट का लास्ट स्टेप था वो यहाँ का पहला है। ओके, देखते ही एडिंग टुगेदर कर देना, देखते ही एडिंग टुगेदर कर देना, देखते ही क्या कर देना, एडिंग टुगेदर कर देना, एडिंग टुगेदर कर देना, पक्का। ओके, अब जब मैंने एडिंग टुगेदर करा तो अचानक से मुझे ख्याल आया कि पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग तो सिर्फ 70% है, पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग तो 70% है, लेकिन मैंने एडिंग टुगेदर ऐसे कर दिया जैसे हम ही हमें, पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग तो सिर्फ 70% है, लेकिन मैंने एडिंग टुगेदर तो ऐसे करा जैसे हम ही हमें। तो अब मुझे बाहर वालों का हिस्सा निकालना है, अब मुझे बाहर वालों का हिस्सा निकालना है। बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड एनसीआई, दिस बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड एनसीआई। तो अब मैं एनसीआई निकाल रहा हूँ। एक मिनट, आजान हो रही है। अजान हो रही है, एक मिनट में खामोश हूँ इसलिए। चलें, बिस्मिल्लाह। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम है एडिंग टुगेदर। एडिंग टुगेदर कर दिया, लेकिन जब एडिंग टुगेदर किया, सुने, जब हमने एडिंग टुगेदर करा तो इस तरह एडिंग टुगेदर कर दिया जैसे हम ही हमें, जबकि सच ये है, सच
सच ये है कि हमारी होल्डिंग सिर्फ 70% है, तो अब हमें बाहर वालों का हिस्सा भी निकालना है। दिस बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड एनसीआई, दिस बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड एनसीआई। अब बेटा सुकून से सुने, पेरेंट कंपनी तो पूरी हमारी है, पेरेंट कंपनी तो पूरी हमारी, इसमें कोई शक ही नहीं है। में हमारी होल्डिंग 70 है, एस कंपनी में हमारी होल्डिंग 70 है, तो बाहर वालों की 30 होगी। हमारी होल्डिंग 70 है तो बाहर वालों, तो एस कंपनी की हर चीज में, सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल में, हर चीज में बाहर वालों की 30 होल्डिंग होगी। हर चीज का फाइनल आता है, हर चीज का फाइनल इंपैक्ट किस पे आता है? पैट पे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आता है। तो बस अगर आपने कभी भी इनकम स्टेटमेंट का एनसीए निकालना हो, जाग जाओ, कभी भी आपने इनकम स्टेटमेंट का एनसीए निकालना हो तो आप एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाना और एनसीए की होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाना और एनसीए की होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो, इस बार एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1500। बताओ, 450 रुपए का एनसीए आ गया। हाँ, 450 रुपए का एनसीए आ गया। इसका मतलब बेटा ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना 2200 का, ये जो हम का प्रॉफिट है ना 2200 में से, इसमें से 450 बाहर का हिस्सा है, इसमें से 450 बाहर वालों का है, तो अपनों का होगा 1750। अपना पेरेंट कंपनी का जो शेयर है वो 1750 है। अब इसी चीज को 3 लाइंस में हम लिखा करते थे F3 से, 3 लाइंस में देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता हूँ। देखो यूं लिखेंगे, ये देखें, प्रॉफिट्स attributable to, profits attributable to equity owners of P company, profits attributable to equity owners of P company, और तीसरा नाम है हम ही हम वाला प्रॉफिट, तीसरा नाम है हम ही हम वाला प्रॉफिट। सही है, इधर देखें, ये 3 लाइन लिखी, बताएं हम ही हम वाला प्रॉफिट कितना था? 2200 रुपए। हम ही हम वाला प्रॉफिट था 2200। इस प्रॉफिट में से बाहर वालों का हिस्सा कितना है? 450। तो 2200 में से 450 निकाल दो तो मेरे ख्याल से 1750 आता है। ओके, तो देखो ये ब्रेकअप आपने शो कर दिया कि भाई हमारा कितना है, बाहर वालों का कितना है, और टोटल प्रॉफिट कितना है। सही है जी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इनकम स्टेटमेंट के अमाल में आपको बता देता हूँ क्या क्या है, सब आपके सामने लिख दिया। इनकम स्टेटमेंट के बस 3 अमाल है, सब देखें, इनकम स्टेटमेंट के तीन अमाल है, 3 अमाल है। सुने, पहला एडिंग टुगेदर किया, एडिंग टुगेदर किया, दूसरा एनसीए निकाला, और तीसरा ये 3 लाइंस लिख के प्रॉफिट का ब्रेकअप कर दिया। वापस सुन ले, इनकम स्टेटमेंट के बस 3 अमाल है। इनकम स्टेटमेंट के कितने अमाल है? 3 अमाल है। पहला अमल क्या है? पहला अमल है एडिंग टुगेदर। इनकम स्टेटमेंट का पहला अमल क्या है? एडिंग टुगेदर। दूसरा अमल है एनसीआई, और तीसरा अमल है ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, एडिंग टुगेदर, एनसीआई और ये 3 लाइंस का ब्रेकअप। ये रूटीन काम इनकम स्टेटमेंट में करना है। और एक और बात जहन में डाल लो, इनकम स्टेटमेंट का एनसीए कैसे निकलता है? एस कंपनीज पैट, एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीए होल्डिंग परसेंटेज, एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीआई होल्डिंग परसेंटेज। ओके, सही। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आगे बहुत सारी चीजें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पहले एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया ना तो आप पूरी क्लास मजे से निकाल दोगे, ऐसे निकाल दोगे पूरी क्लास। वो इनकम स्टेटमेंट का मैं कहता हूँ किंग कॉन्सेप्ट है, किंग। वो जिसने समझ लिया ना, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे एडवांस लेवल पे 10 मिनट के अंदर इनकम स्टेटमेंट का रिवीजन देना होता है, तो बस मैं वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो वो सारी वो चीज समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा ऑन रहना प्लीज। ये देखें, ये एक व्हाइट कलर की आपको पेन नजर आ रही है स्क्रीन पे, देखें मेरे वीडियो पे, और ये मेरी कंप्यूटर की पेन है, डार्क कलर की जो है। सही है, नजर आ रहा है, दोनों पेन्स नजर आ रही हैं। समझ लो ये डार्क वाली जो पेन है ना, ये पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, और ये व्हाइट कलर वाली पेन सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट है। देख लो भाई, डार्क कलर वाली पेन पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, व्हाइट वाली जो है ना ये सब्सिडरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है। डन। अब याद रखना, हमें ये तो पता है कि दोनों एडिंग टुगेदर, ये देखो 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 देखो, दोनों एडिंग टुगेदर होके कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाती हैं। दोनों दोनों तवज्जो, दोनों एडिंग टुगेदर होके कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाती हैं। हाँ पक्का। तो अब एक फलसफा सोचो, आज के बाद अगर पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हुई, गड़बड़ से मुराद पेरेंट कंपनी की सेल्स बड़ी हुई या खर्चे चेंज हुए, खर्चे एक्सपेंसेस कम हुए, या पेरेंट कंपनी की कॉस्ट ऑफ,
तो जो गलती पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगी वही एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में पहुंच जाएगी लाजमी। नहीं समझे, फिर बोलता हूँ, पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पूरी की पूरी जाके कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में चली जाती है ना। पेरेंट कंपनी ये देखो टक, पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जाके मिल जाती है, टक मिल जाती है। हाँ, तो जो खामी या जो अच्छाई पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगी ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में पहुंच गई। समझ गए? तो अगर पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में 100 रुपए से सेल्स बढ़ी हुई है तो कंसोलिडेटेड सेल भी 100 रुपए से बढ़ जाएगी, तो उसी वक्त सही कर लेना, वही चीज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में सही कर लेना। लेकिन एस कंपनी का मामला ये नहीं है। एस कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है व्हाइट वाली देखो इधर, ये ना सिर्फ एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। एस कंपनी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट एडिंग टुगेदर के बाद ना सिर्फ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती है, बल्कि एस कंपनी के प्रॉफिट, ये देखो इधर स्क्रीन पे देखो, एस कंपनी के प्रॉफिट से एनसीआई भी निकाला जाता है। एस कंपनी के प्रॉफिट से एनसीआई भी निकाला जाता है। तो याद रखना, कान खोलो और दिमाग खोलो, एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो वो एडिंग टुगेदर के बाद वो गड़बड़ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी चली जाएगी, और एस कंपनी की अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट की गड़बड़ एनसीआई को भी हिट करेगी। यानी एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी तो हिट कर रही होगी ना वो इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट की गड़बड़। तो ये दोनों जगह सही होगी। बस खत्म। आखिरी बार फिर बोल दूं, फिर सुन, पेरेंट कंपनी की तवज्जो, पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई भी मसला होगा तो एडिंग टुगेदर के बाद वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी चले जाएगा, तो उसको कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ही सही कर लेना बस, और कहीं नहीं करना। लेकिन एस कंपनी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई बुराई हुई, कोई मसला हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो वो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी पहुंचेगी, और एस कंपनी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट की खामी एनसीआई को भी हिट करेगी, तो वो एनसीआई में भी सही करना जरूरी है। बस यही कॉन्सेप्ट था। अगर ये समझ गए तो बहुत बहुत मुबारक हो, पूरा टॉपिक समझ जाओगे, आगे सब कुछ यूं 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 निकाल दोगे। चलो भाई, चलो बिस्मिल्लाह। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। पी, ये सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। P2S सेल और S2P सेल ऑफ इन्वेंटोरी, इवन F3 में भी पढ़ाया जाता है। P2S और S2P सेल ऑफ इन्वेंटोरी, P2S सेल एंड S2P सेल ऑफ इन्वेंटोरी। चलो पहले मैं जरा स्केचिंग करूंगा, लिखूंगा, और उसके बाद आप थोड़ी देर तक लिखना पड़ेगा मुझे। आप देखें, पी इन्वेंटोरी, चलो जी, ये बॉक्स, पी कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 200 रुपए की और एस कंपनी को बेची थी 500 की। इसका मतलब एस कंपनी ने खरीदी 500 की और एस कंपनी वालों ने आगे थर्ड पार्टी को बेची 1200 में। सही है? ओके बेटा, जरा बोर्ड पे देखें कि आपके सामने कहानी नजर आ रही है। पेरेंट कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 200 रुपए की और एस कंपनी को बेची कितने की? 500 की। इसका मतलब एस कंपनी ने खरीदी 500 की और आगे थर्ड पार्टी को बेची कितने की? 1200 की। ठीक है, अब दोनों इदारों ने इस ट्रांजैक्शन को अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया होगा। कैसे? ये देखो, ये पी कंपनी की इंडिविजुअल इनकम, ये देखते रहे। पी कंपनी ने सेल्स बुक कर ली होगी 500 की और सीओएस बुक की होगी 200 की। पेरेंट कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बुक की होगी 500 की और कॉस्ट ऑफ सेल 200 की। इसका मतलब जीपी बुक किया होगा 300 का। एस कंपनी ने बेटा अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बुक की होगी 1200 की और कॉस्ट बुक की होगी 500 की। ठीक है, पक्का? ये दोनों इदारों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में ये काम कर लिया होगा। अपनी अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में ये काम कर लिया होगा। पक्का? अब आप लोगों को जैसे ही आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में ये दोनों इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट मिलती है,
मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट्स हमें बनी हुई मिलती हैं। इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट प्यारे बच्चों हमें बनी हुई मिलती है। तो आप इन दोनों कर लेते हो, आपको जैसी नजर आती है आप एडिंग टुगेदर कर लेते हो। आप क्या करोगे, देखो इधर देखो, आपको मिलेगी दोनों की सेल्स ऐड कर लेना। सेल्स कितनी है, 500 और 1200। 500 और 1200 ऐड कर लेना, कितनी आई, 1700। आप इन दोनों की सीओएस भी ऐड कर लेना, 200 और 500, ठीक है, 700। तो ये जीपी आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है, आ जाएगा 1000। यही है बेटा, नजर आ रहा है। तो बेटा देखो, आपको मैंने पहले एक ट्रांजैक्शन बताई, पहले मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताई, हाँ, पहले फिर उसको देखो इन इदारों ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा, इन इदारों ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ होगा, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखते रहे, सामने देखें, मेरा मानना यह है कि ये जो सेल्स 1700 की एडिंग टुगेदर के साथ सेल्स 1700 की और कॉस्ट ऑफ सेल्स 700 की आई ना, ये प्रेजेंटेशन वाइज गलत है। मैं कह रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन वाइज गलत है। क्यों, मेरी तरफ देखें, इधर देखें, स्क्रीन पे आए। हुआ ये कि मैंने गुड्स खरीद के पहले इस जेब में डाली, गुड्स खरीद के पहले इस जेब में डाली, फिर इस जेब ने एक जेब और को बेची, इधर जीन्स के वॉलेट को बेची और फिर आगे बेची। यानी गुड्स पहले खरीदी मैंने, एक बार अपने आप को बेची और फिर आगे बेची। ये अंदर ही अंदर बिकी है ना एक बार। अंदर बेटा पूरा ग्रुप एक जिसमें वाहिद है, पूरा ग्रुप एक जिसमें वाहिद है। तो गुड्स खरीदी पहले अंदर ही अंदर एक बार बेची और फिर आगे बेची। ये कौन सा दस्तूर है यार कि पहले आप अपने आप को गुड्स बेचो और फिर आगे बेचो? तो यार ये तो मुझे तो सही नहीं लग रहा है। जबकि एक मिनट, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ग्रुप अकाउंट्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बोलो, ग्रुप अकाउंट्स। हमारे चैप्टर का नाम ग्रुप अकाउंट्स है। एक और प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, एक और प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, फिर आप फैसला करना। चलो मैंने एक और डब्बा बनाया, देखो यहाँ लिखा, ये देखिए यहाँ, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू बता। ग्रुप के अंदर ये गुड्स कितने में एंटर हुई थी? ग्रुप के अंदर ये गुड्स एंटर हुई थी 200 रुपए में। यानी ग्रुप के नुक्ता नजर से, ग्रुप के नुक्ता नजर से इन गुड्स की कॉस्ट थी 200 रुपए। ग्रुप के नुक्ता नजर से इन गुड्स की कॉस्ट थी 200 रुपए। और ग्रुप से बाहर कितने में निकली? ग्रुप से बाहर निकली 1200 में। तो ग्रुप के एंगल से देखें तो सेल्स थी 1200। बताओ प्रॉफिट इसमें भी 1000 है, प्रॉफिट इसमें भी 1000 है और उसमें भी 1000 है। अब ईमानदारी से बताओ, एक तरफ तुम देखो, चलो सब देखो, सब बच्चे, एक तरफ ये वाली प्रेजेंटेशन देखो जो कंसोलिडेटेड एसोसीआई में हुई हुई है। कंसोलिडेटेड एसोसीआई में भी जीपी 1000 है, देखो कंसोलिडेटेड एसोसीआई में भी जीपी 1000 है और यहाँ भी जीपी 1000 है। कंसोलिडेटेड एसोसीआई में भी ग्रॉस प्रॉफिट 1000 है और यहाँ भी जीपी 1000 है। अब तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम कंसोलिडेशन पढ़ रहे हो, कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आंखों को हिलाओ, ऊपर नीचे करो, कौन सी प्रेजेंटेशन सही है? ये वाली प्रेजेंटेशन सही है या ये प्रेजेंटेशन सही है? तो दिल कहेगा कि सेकंड प्रेजेंटेशन सही है। सेकंड प्रेजेंटेशन सही है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टेटेड है, क्योंकि अंदर ही अंदर एक बार माल बेचा है तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ओवर स्टेटेड है। तो भाई अब सही कर रहा हूँ। ये जो आपस की ट्रांजेक्शन हुई है ना, कितने की, 500 की, नजर आ रही है? ये जो आपस की 500 की ट्रांजेक्शन हुई है, ये सेल्स में से भी हटा देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी हटा देना, ये सेल्स में से भी हटा देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी हटा देना। तो देखो आपस की ट्रांजेक्शन 500 हुई है, सब देखें यहाँ, देखो मैं सही कर रहा हूँ। मैंने यहां से भी, इधर देखो, यहां से भी 500 लेस कर दिया और यहां से भी 500 लेस करा। जैसे ही मैं ये काम करूंगा, बताओ ये क्या हो जाएगा? इधर देखें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1200 और ये हो जाएगा आपके पास 200। अगेन आपका जीपी वही 1000 रहा, आपका जीपी वही 1000 रहा, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि आपकी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेटेड थी। आपकी सेल्स भी ओवर स्टेटेड थी और कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि आपने अपने आप को पहले एक बार बेचा था, आपने गुड्स को अंदर ही अंदर एक बार बेचा था। तो आपकी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों ओवर स्टेटेड थी। आपने दोनों को एडजस्ट कर दिया, आपने हुजूर वाला दोनों को एडजस्ट कर दिया, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों को एडजस्ट कर दिया, दोनों को एडजस्ट कर दिया। हाँ सही। बट चलो एक और तरीके समझाता हूँ। इधर देखो, इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है? जो 500 रुपए की ट्रांजेक्शन थी वो एक पार्टी की सेल में थी और दूसरे की कॉस्ट में थी। ये देखो इधर, इधर देखो, ये 500 और ये 500 कट कर देंगे, ये 5 और 5 कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 12 माइनस 2 नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 12 माइनस 2 नहीं हो जाएगा? समझे नहीं? हाँ
तो पहला स्टेप इज अबाउट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्टेप इज अबाउट प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट से उसका कोई लिंक नहीं है। पहले स्टेप का ताल्लुक प्रेजेंटेशन से है, उसका ताल्लुक कोई प्रॉफिट से नहीं है। तो पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, आप देखो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, स्टेप्स P2S सब देखें यहां। नंबर 1 consolidated sales and cost of sales, ये देखें, will be reduced by the amount of transaction, by the amount of transaction। ठीक है भाई, जितने अमाउंट की आपस में सेल्स होगी वो सेल्स में से भी निकाल देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपस में जितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स में से भी निकाल देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। भाई ये पहला स्टेप सिर्फ प्रेजेंटेशन का है, इसका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। क्यों? तुमने ऊपर से भी सेल्स में से भी 500 लेस किए, सोचो तो सही, तुमने सेल्स में से भी 500 लेस किए और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी 500 लेस किए, तो एक ही नंबर तुमने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस किया, तो नीचे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। पहले स्टेप का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन से है, उसका कोई ताल्लुक प्रॉफिट एडजस्टमेंट से नहीं है। अब बच्चे ने कहा अगर इसी केस में यूआरपी हो, अगर इसी केस में क्या हो, यूआरपी, तो अब जरा आंखें खोल के सोचो भी भाई, ऐसे बैठना नहीं होगा, सोचना भी होगा। और मैंने किंग कॉन्सेप्ट ऊपर दे दिया है, P2S सेल हुई है तो यूआरपी पी के पास होगा ना। जब P2S सेल हुई है, यानी यूं सोचो, पी ने एस को बेचा और एस ने आगे नहीं बेची कुछ गुड्स, तो कुछ ना कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो जब P2S सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो पेरेंट कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो पी के प्रॉफिट्स में शामिल होगा। जब पी के प्रॉफिट्स में शामिल होगा तो एडिंग टुगेदर के साथ कंसोलिडेटेड में नहीं शामिल हो चुका होगा। इधर देखो, चलो फिर देखो, ये पी, ये डार्क कलर की पेंसिल जो है ना, ये पी कंपनी का पीएनएल है, ये पी, ये डार्क वाली पी कंपनी का पीएनएल है। तो जब P2S सेल हुई है तो यूआरपी पी ने बुक किया होगा ना, इसने बुक किया होगा ना, तो इस पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा, पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, एडिंग टुगेदर, ये तो एडिंग टुगेदर के बाद वो यूआरपी कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी चले गया होगा। यार जब पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी यूआरपी चले गया होगा। तो आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से यूआरपी निकाल देना। कैसे निकाल देना, पहले होश में रह के सुनो। चाहो तो जीपी में से लेस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दो, लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना। इधर देखो, यहाँ देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देना यूआरपी को यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना, बस खत्म। क्योंकि आप जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करोगे यूआरपी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो जीपी खुद ही गिर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो जीपी खुद ही गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, पढ़ो, मैं लिख रहा हूँ। नंबर 2, यूआरपी will be added in consolidated COS यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस, तो आज के बाद कभी भी P2S सेल ऑफ इन्वेंटरी हो, आज के बाद सेल ऑफ इन्वेंटरी हो, आज के बाद कभी भी P2S सेल ऑफ इन्वेंटरी हो, आज के बाद कभी भी P2S सेल ऑफ इन्वेंटरी हो, तो आपने ये 2 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। नंबर वन, जितने अमाउंट की आपस में सेल्स होगी वो सेल्स में से भी निकाल देना और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी निकाल देना। और नंबर 2, जो यूआरपी होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा, जो यूआरपी होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है। अब मैं खामोश हूँ, एक मिनट जरा सोचो भी। कंसोलिडेशन ऐसा टॉपिक नहीं है सिर्फ याद करने वाला, सोचने वाला भी है। सोचो, अल्लाह ने अकल दी है, सोचो। चलो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख के सोचो, ये पूरी स्टोरी को देख के थोड़ी थिंकिंग भी करो यार, करो।
चलो, अब मैंने आपको एक किंग कॉन्सेप्ट दिया था ना, अब मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, अगर S2P सेल होगी तो यही सब कुछ होगा, ऑनेस्टली यही होगा, आपस की सेल सब उठेगी, सब कुछ वही होगा, एक स्टेप और होगा, एक स्टेप और होगा S2P में। S2P में एक, मैं वापस से पूरा स्केच नहीं बनाऊंगा, आप लोगों के लिए टाइम वेस्टिंग भी है और फायदा भी नहीं है। S2P सेल होगी तो सब कुछ होगा, एक और स्टेप होगा, सिर्फ वहीं बैठे बैठे सोचो, जहां जहां बैठे हुए हो सोचो सिर्फ। जब S2P सेल होगी तो URPS कंपनी ने बुक किया होगा, बाकी सब यही होगा। जब S2P सेल होगी तो URPS कंपनी ने बुक किया होगा, तो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा, तो एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी तो यूआरपी आ गया होगा, एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी तो यूआरपी आ गया होगा, तो एनसीआई को भी हिट कर रहा होगा, एनसीआई को भी हिट कर रहा होगा। तो एनसीआई निकालते वक्त पहले यूआरपी माइनस करना नहीं भूलना, एनसीआई निकालते वक्त पहले यूआरपी माइनस करना नहीं भूलना। बच्चे ने कहा पहले आप लिख दें और फिर हम आगे बात करते हैं। चलो पहले लिख देता हूँ, पहले लिख रहा हूँ, आ जाओ। मैं यहाँ आपके सामने, इधर देखो, S2P सेल ऑफ इन्वेंटोरी, यहाँ इधर देखें, वही सब कुछ है, इसके 3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स लिख रहा हूँ, 3 स्टेप हैं बस, वही सब कुछ है। हाँ भाई, 3 स्टेप। नंबर 1, कंसोलिडेटेड सेल्स एंड COS will be reduced by the amount of transaction। क्या मतलब, जितने अमाउंट की आपस में सेल्स हुई है, जितने अमाउंट की सेल्स हुई है वो सेल्स में से भी निकाल देना, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। क्यों? एक पार्टी ने, जिसने बेचा होगा उसने सेल्स में रिकॉर्ड किया होगा, जिसने खरीदा होगा उसने कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड किया होगा, तो आपस की चीजें सबसे पहले कैंसिल आउट कर देना। ये प्रेजेंटेशन का स्टेप है, ये ऊपर भी था, इसमें भी ये सेम है। नंबर टू, यूआरपी अगर होगा तो पहला काम क्या करना, विल बी एडेड इन consolidated cost of sales। क्यों भाई, समझाता हूं, सोचो मेरी तरफ देख के सोचो। जब S2P सेल हुई है, तो जो भी URP होगा वो S कंपनी ने बुक किया होगा। जब कंसोलिडेटेड सेल्स हुई है तो जो भी URP होगा वो S कंपनी ने बुक किया होगा। तो S कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में URP होगा, एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा, तो एडिंग टुगेदर के बाद वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में पहुंच गया होगा। जो है यूआरपी एस कंपनी की बुक्स में होगा, वो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड बुक्स में भी पहुंच गया होगा। तो कंसोलिडेटेड बुक्स में से यूआरपी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देना तो खुद निकल जाएगा। अब एक तीसरा स्टेप भी आप सोचें, पहले सोचें बेटा, इनकम स्टेटमेंट का एनसीए कैसे निकलता है, आपको याद है? S company's profit after tax multiplied by NCI holding percentage, S company's profit after tax multiplied by NCI holding percentage, ऐसे ही था, याद है? तो जब S2P सेल हुई है, सोचो तो सही, सोचो प्लीज, जब S2P सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो S कंपनी ने बुक किया होगा। जब S2P सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा किसने बुक किया होगा, S कंपनी ने बुक किया होगा। तो S कंपनी की बुक्स में जब यूआरपी होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट से तैरता तैरता एस कंपनी के पैट में भी तो आ गया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो वहां से एनसीए में भी चले जाएगा। तो एनसीए निकालते वक्त पहले पैट को सही कर लेना, पहले एस कंपनी के पैट को सही कर लेना। लिखो, URP will be deducted from S company's PAT in the calculation of NCI। खत्म। ये 3 स्टेप्स हैं S2P सेल के, बेटा भूलना नहीं, ये 3 स्टेप्स हैं S2P सेल के, ये 3 स्टेप्स हैं S2P सेल के। हाँ सही। अगर यहाँ तक बात समझ गए तो एक मैसेज करें, यहाँ तक बात समझ गए हैं तो एक मैसेज करें।
ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ F3 में। हाँ भाई, बुरा नहीं मानना है, इन्वेंट्री वाली सेल F3 में पढ़ाई जाती है, पूरी F3 में है। अब बच्चे ने कहा F7 लेवल पर आपने हमें बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त एक चीज पढ़ाई थी, P2S एंड S2P सेल ऑफ फिक्स एसेट भी है, वो F3 में नहीं थी, वो यहाँ है। चलो अब मैं वो इनकम स्टेटमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, चलो सुनो। मैं डायरेक्ट इसके पहले स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा, और बेफिक्र हो जाओ, आराम से समझा दूंगा। नंबर 1, इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, थोड़ा सा सोचो, गौर फिक्र रखना। पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, बेफिक्र। मैं पहले लिख रहा हूँ, होल्ड करें आप लोग। चलो, ये पहले मैंने आपके सामने स्टेप्स लिख दिए, P2S और S2P सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब चलो बेटा, अब सुनो इधर। बेटा जी, सिर्फ अभी लिखा है, बात शुरू कर रहा हूं मैं, और जब बैलेंस शीट के लिए पढ़ाया था वो भी सब रिवाइज हो जाएगा। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, सब देखें। कंपनी के पास एक नॉन करंट एसेट था, उसकी एनबीवी थी। बेटा सुनो, स्टोरी सुनो। 1000,
पी कंपनी के पास एक नॉन करंट एसेट था, उसकी एनबीवी थी यानी कैरिंग वैल्यू थी 1000। पेरेंट कंपनी के पास एक नॉन करंट एसेट था, उसकी एनबीवी थी 1000। सुनो, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को बेचा, सोल्ड 15। पेरेंट कंपनी के पास तवज्जो तवज्जो दिमाग चाहिए, दिमाग ऑन रखो प्लीज। पेरेंट कंपनी के पास एक नॉन करंट एसेट था, उसकी एनबीवी थी 1000, तवज्जो, और पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 1500 में बेच दिया। पहला स्टेप अभी अभी सही कर, तो 500 का यूआरपी आ गया। इस डील में यूआरपी कितना आया? 500 का। पहले इसकी मरम्मत कर दूं, बताओ सेल P2S हुई है, सेल P2S हुई है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सेल P2S हुई है तो जो भी यूआरपी होगा पी ने बुक किया होगा। जब सेल P2S हुई है तो जो भी यूआरपी होगा पी ने बुक किया होगा। तो पी कंपनी के अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में होगा। जब P2S सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो पी ने बुक किया होगा। तो पी कंपनी की अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में होगा। हाँ हाँ, तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में पहुंच गया होगा। जो चीज पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होती है वो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में पहुंच जाती है। तो बस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से निकाल देना। सर कैसे निकालेंगे? बस कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देना, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो खुद ही प्रॉफिट गिर जाएगा। ये देखो पहला स्टेप पढ़ो, यूआरपी विल बी एडेड इन कंसोलिडेटेड सीओएस। यूआरपी विल बी एडेड इन कंसोलिडेटेड सीओएस। अभी पहली बीमारी का इलाज किया है, पहली बीमारी का इलाज किया है। तो जो भी यूआरपी होगा वो पी ने बुक किया होगा। सोचो ना, P2S सेल हुई है तो पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा, तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी पहुंच गया होगा। तो निकाल देना भाई, निकाल देना यार, क्या मुश्किल है। हाँ, अब अगला कदम, बिस्मिल्लाह आगे बढ़ते हैं। अगला कदम देखें, बताएं पी ने एस को महंगा बेचा, तवज्जो तवज्जो, पी ने एस को महंगा बेचा तो इसका मतलब एस कंपनी ने महंगा खरीदा। तो एस कंपनी ने खरीदा कितने का है? एस कंपनी ने 1500 के हिसाब से खरीदा है ना। हाँ, तो जब एस कंपनी ने 1500 के हिसाब से खरीदा है तो एस कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में इसको डेप्रिशिएट भी 1500 के हिसाब से किया होगा। एस कंपनी ने इंडिविजुअल बुक्स में इसको डेप्रिशिएट भी 1500 के हिसाब से किया होगा। तो अजीम करते हैं इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ बची थी 10 साल। इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी बची थी? 10 साल। तो एस कंपनी वालों ने यूं डेप्रिशिएट किया होगा 1500 डिवाइड बाय 10, 150। एस कंपनी वालों ने डेप्रिशिएट किया होगा 1500 डिवाइड बाय 10, 150 पक्का। एस कंपनी वालों ने इसको 1500 डिवाइड बाय 10, 150 के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। जबकि ग्रुप के नुक्ता नजर से तो ये सेल ही नहीं हुई, ये सेल ही नहीं हुई। आपस की सेल भी कौन सी सेल? तो ग्रुप के नुक्ता नजर से ये एसेट 1000 रुपए का ही है, तो ग्रुप के नुक्ता नजर से ये 1000 रुपए के हिसाब से डेप्रिशिएट होना चाहिए था। ग्रुप के नुक्ता नजर से ये 1000 रुपए के हिसाब से डेप्रिशिएट होना चाहिए था। तो 1000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स करो, 100। तो अब मेरे जवानों, मेरे प्यारे प्यारे जवानों, सुनो सुनो और दिल के कानों से सुनो। एस कंपनी वालों ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में 150 रुपए की डेप्रिसिएशन बुक कर दी होगी, 150 रुपए की, जबकि ग्रुप के हिसाब से 100 रुपए की होनी चाहिए थी। तो एस कंपनी वालों ने जाग जाओ 50 रुपए की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बुक कर दी होगी। एस कंपनी वालों ने 50 रुपए की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बुक कर दी होगी। पक्का? आप लोग सब फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो। डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में बुक होती है, डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में बुक होती है। इधर देखो, तो एस कंपनी वालों ने अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में 50 रुपए की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बुक की होगी। तो एस कंपनी वालों की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई होगी। एस कंपनी वालों की अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई होगी। एस कंपनी वालों की अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई होगी। तो सोचो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी तो बढ़ जाएगी। जब एस कंपनी की इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई होगी बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो बढ़ जाएगी। तो आप कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देना। ये देखो, पढ़ो, excess depreciation will be deducted यानी कम कर दी जाएगी from consolidated COS। हाँ, और अब किंग कॉन्सेप्ट याद है? जब इस बार एस कंपनी की इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई थी, इस बार एस कंपनी की इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ सेल एक खर्चा ही है,
कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई थी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो नीचे से एस कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया होगा, नीचे से एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया होगा, तो एनसीआई भी कम आ रहा होगा ना। तो पहले एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा लेना, एनसीआई निकालते वक्त ये पढ़ो, excess depreciation will be added in S company's PAT in the calculation of NCI, in the calculation of NCI। ओके पक्का। ये तीनों स्टेप को 1-2 मिनट पहले देख लो, इसको पहले देखते रहो और फिर वो नीचे की वर्किंग भी दिखाता हूँ, उसको सोचो। चलो बेटा ये वर्किंग फिर देख लो, ये देख लो। अब बात सुने, अगर S2P सेल होगी तो बिल्कुल रिवर्स स्टेप हो जाएंगे। सुने, सिर्फ अपने दिमाग को प्रेजेंट करें मेरी तरफ, मैं आपको समझा दूंगा बात, वादा करता हूं समझा दूंगा बात। जब S2P सेल होगी तो पूरा उल्टा होगा। जब यूआरपीएस ने बुक किया होगा, जब S2P सेल होगी तो यूआरपीएस कंपनी ने बुक किया होगा। तो जब एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में भी यूआरपी पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से यूआरपी निकाल देना। कैसे, देखो पढ़ो, यूआरपी विल कंसोलिडेटेड सीओएस, सिंपल स्टेप, सही है। जब इस बार S2P सेल हुई है तो यूआरपीएस कंपनी ने बुक किया है, जब इस बार S2P सेल हुई है तो यूआरपीएस कंपनी ने बुक किया है। तो जब एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा तो वो तैरता तैरता एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक यूआरपी पहुंच गया होगा, तो एनसीए को भी सही करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप देखो, यूआरपी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एस कंपनीज पैट इन द कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। हाँ, और आखिरी स्टेप अब वो एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला। इस बार एस कंपनी ने पी कंपनी को महंगा बेचा, जागो, एस ने पी को महंगा बेचा तो पी ने महंगा रिकॉर्ड किया हुआ होगा एसेट, पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में महंगा रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो जब पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में महंगा महंगा रिकॉर्ड किया हुआ होगा, रिकॉर्ड किया हुआ होगा, तो पी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई होगी ना, पी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया होगा ना। जब पी कंपनी ने एसेट को ज्यादा रेट पे रिकॉर्ड किया हुआ होगा तो पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में ज्यादा डेप्रिशिएट भी कर दिया होगा, जबकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होनी चाहिए। हाँ, तो पी कंपनी की जब डेप्रिसिएशन बढ़ी हुई होगी तो पी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी हुई होगी, और जब पी कंपनी पी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई होगी तो सिर्फ ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एनसीए पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखें थर्ड स्टेप में सिर्फ कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल को सही करा रहा हूँ, एनसीए को सही नहीं करा रहा। सोच लो, आमने सामने रख के थोड़ा अकल लाओ अब अपने अंदर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं और वो है एक्सेस डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एक्सेस डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, चलें मैं याद दिलाता हूँ आपको, अल्लाह करे आ जाए। बेटा एक बात कितनी बार बोली है, मैं फिर बोल देता हूँ, पहले मेरी तरफ देख के सुन लो। एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ होगी, एस कंपनी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी ऊंच नीच होगी तो उसका इफेक्ट कंसोलिडेटेड पे भी जाएगा और एनसीआई पे भी जाएगा। ये बात अपने दिलो दिमाग में उतार लो प्लीज, आप खुश रहोगे बस, ठीक है। चलो अब मैं एक चीज लिखता हूँ, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी मेरे साथ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, उसका यहाँ भी इंपैक्ट आएगा। चलो पहले स्टेप्स लिख देता हूँ। नंबर 1,
चलो शुरू करें बेटा, स्टार्ट करते हैं प्लीज। थोड़ा सा सोच सोच के करोगे हो जाएगा, सोच 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 हो जाएगा। बेटा आपको पता है कि जब पी कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है, जब पी कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है तो पेरेंट कंपनी वाले एस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं और उसी वक्त एस कंपनी की पूरी बुक्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं। पेरेंट कंपनी वाले एस कंपनी की कंप्लीट बुक्स को उसी वक्त फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं, सही है। तो लेटेस्ट से एस कंपनी के पास एक प्लांट था 1000 रुपए का। लेटेस्ट से एस कंपनी के पास एक प्लांट था 1000 रुपए का। एस कंपनी की बुक्स में एक प्लांट की कैरिंग वैल्यू, सीवी का मतलब कैरिंग वैल्यू थी 1000, ठीक है। लेकिन जब पेरेंट कंपनी वालों ने उसकी फेयर वैल्यू निकाली तो वो 3000 थी। तो आपको याद है ना, पेरेंट कंपनी वाला कंसोलिडेशन एक्विजिशन डेट पे एस कंपनी के एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाता है, तो वो इसको 1000 रुपए से 3000 पे ले आएगा, ठीक है। याद है 2000 की अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई। इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बारे में एस कंपनी को कोई जानकारी नहीं होती है, एस कंपनी को नहीं पता, बिकॉज कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी वाले ने ग्रुप के नुक्ता नजर से इसको 3000 पे ले आया, सही है। लेकिन सोचो, एस कंपनी की अपनी इंडिविजुअल बुक्स में आज भी ये एसेट 1000 रुपए का है, आज भी एसेट 1000 रुपए का है। तो एस कंपनी के अकाउंटेंट ने तो इसको 1000 रुपए के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। अस्यूम करते हैं कि इसकी रिमेनिंग लाइफ है 10 इयर्स, तो 1000 डिवाइड बाय 10 इयर्स, एस कंपनी वालों ने क्या डेप्रिसिएशन बुक की होगी? एस कंपनी वालों ने डेप्रिसिएशन बुक की होगी 1000 डिवाइड बाय 10 इयर्स कितनी? 100। हाँ, जबकि ग्रुप के नुक्ता नजर से, ग्रुप के नुक्ता नजर से क्या होनी चाहिए थी? ग्रुप के हिसाब से ये एसेट हो गया 3000 का, तो 3000 डिवाइड बाय 10 क्या होनी चाहिए थी? 300। तब आप एक मिनट सोचें ना, आप सोचें तो सही प्लीज। एस कंपनी वालों ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन बुक की होगी 100 रुपए की, जबकि ग्रुप के नुक्ता नजर से 300 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। हाँ, अच्छा आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो, आपको पता है डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड होती है। डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड होती है। तो एस, अब टेक्निकली सोचो, एस कंपनी वालों ने जब कम डेप्रिसिएशन बुक की होगी तो इंडिविजुअल बुक्स में, एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में कॉस्ट ऑफ सेल उनकी कम होगी ना। एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी ना। हाँ, तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल भी तो कम हो गई होगी। जब एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो कम हो गई होगी। तो आप बेटा ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देना, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन का फर्क है ना 200 रुपए का, उससे बढ़ा देना। देखो पढ़ो पढ़ो, पहला स्टेप, एक्सेस डेप्रिसिएशन विल बी एडेड इन कंसोलिडेटेड सीओएस, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम भी कॉमन सेंस है, आपको पहले 100 बार बोला यार, जब एस कंपनी की आपने खुद मान लिया इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 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 कम रिकॉर्ड हुआ है, तो नीचे एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा हुआ होगा ना। जब एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम बुक हुआ है तो एस कंपनी का नीचे बॉटम लाइन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा हुआ होगा ना। तो उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप कम कर देना एक्सेस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एनसीआई निकालते वक्त। देखो ये लिखा हुआ है, एक्सेस डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एस कंपनीज पैड इन द कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। सोचो बेटा, अल्लाह के लिए सोचो, सोचो तो सही। तो ये दो स्टेप्स होंगे, ये दो स्टेप्स होंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के। सही है, सही है। और अब अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी अकल दी, मैंने कभी किसी क्लास में लिखवाया नहीं, ना यहाँ लिखूंगा। अब खुद सोचो, अगर डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती तो दोनों स्टेप उल्टे हो जाएंगे, दोनों स्टेप टोटल उल्टे हो जाएंगे, उल्टे। यानी फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होगी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। अगर डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो काम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, दोनों स्टेप फुल उल्टे हो जाएंगे। अगर डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो ये दोनों स्टेप टोटल उल्टे हो जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, हर चीज लिख रहा हूँ ताकि आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। और खुदा के लिए इसको पढ़ते रहना भाई, वरना अगली क्लासों में मेरे आंसू निकल जाएंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ
गुडविल, पहला केस है फुल गुडविल मेथड। पहले स्टेप्स लिख रहा हूं। चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इधर देखो बेटा। आपको कितनी बार ये बात बोली है कि फुल गुडविल मेथड में गुडविल एस कंपनी का एक पूरा एसेट होता है? कितनी बार बोला है ना, याद है? फुल गुडविल मेथड में गुडविल एस कंपनी का एक पूरा कंप्लीट एसेट होता है, सही है। अच्छा एक और बात बेटा, गुडविल इंडिविजुअल बुक्स का एसेट नहीं होता। इंडिविजुअल बुक्स में तो नहीं, कंसोलिडेटेड बुक्स का एसेट है। सब सोचो ना, इंडिविजुअल बुक्स में तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती ना, याद है ना? तो गुडविल हमेशा कंसोलिडेटेड बुक्स का एसेट है। तो जब गुडविल, सोचो एक मिनट सब, जब गुडविल कंसोलिडेटेड बुक्स का एसेट है तो उसकी इंपेयरमेंट इंडिविजुअल बुक्स में कभी रिकॉर्ड ऑलरेडी हुई भी नहीं होगी ना, कभी भी नहीं हो सकती। तो हमें खुद से रिकॉर्ड करनी होगी। यहाँ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हमें खुद से रिकॉर्ड करनी होगी। बच्चे ने कहा कैसे रिकॉर्ड होगी, आप सोचते हैं मिलके आइए। फुल गुडविल मेथड में हम यूं ट्रीट करते हैं कि गुडविल एस कंपनी का एक पूरा एसेट है। फुल गुडविल मेथड में गुडविल एस कंपनी का एक पूरा एसेट है, सही है। तो अब अगर एस कंपनी की ये गुडविल इंपेयर होगी तो ये एस कंपनी का पूरा एसेट है, तो समझ लो एस कंपनी की बुक्स में इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। समझ लो एस कंपनी की बुक्स में इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और एस कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसका मतलब एस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम होंगे। अच्छा, गुडविल की इंपेयरमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती है, कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती है। इसका मतलब एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में ऑलरेडी जब ये रिकॉर्डेड नहीं होगा तो एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम होंगे। एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्या होंगे? कम होंगे। तो दिमाग से सोचो, जब एस कंपनी के इंडिविजुअल बुक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम होंगे तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड बुक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो कम हो गए होंगे ना। एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड बुक्स के भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे ना। तो अब बढ़ा देना पड़ो, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी एडेड इन कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब तो तुम होशियार भी हो गए यार, कोई मुश्किल नहीं है। जब फुल गुडविल मेथड में, मेथड ऊपर फुल गुडविल है, फुल गुडविल मेथड में गुडविल एस कंपनी का एक पूरा एसेट है, पूरा एसेट है। तो एस कंपनी का पूरा एसेट गिरेगा तो उसका एनसीए पे भी तो इम्पैक्ट जाएगा ना। हाँ, तो जब मैं एस कंपनी की बुक्स में ये नुकसान बुक करूंगा, जब मैं एस कंपनी की बुक्स में नुकसान बुक करूंगा तो एस कंपनी के प्रॉफिट्स गिरेंगे। जब एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरेगा तो एनसीए पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देख लो, impairment of goodwill will be deducted from S company's PAT in the calculation of NCI। ये दो स्टेप्स होंगे। हाँ भाई, बच्चे ने कहा एक और मेथड भी था गुडविल का, प्रोपोर्शनेट मेथड। मैंने कहा मुझे पता है, मैं लिख रहा हूँ, ठहरो, रिलैक्स करो, लिख रहा हूँ, चलो।
चलो क्या कह रहे हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, सामने देखें, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी एडेड इन, बस सिंपल समझाता हूँ यार, इधर देखो भाई, अगर प्रोपोर्शनेट मेथड होगा, सुकून से सुनो, तो प्रोपोर्शनेट मेथड में रिवाइज करा रहा हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, प्रोपोर्शनेट मेथड में हम उतनी गुडविल कैलकुलेट करते हैं जितनी पेरेंट कंपनी ने खरीदी है। अगर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे तो बस 80% गुडविल रिकॉर्ड होती है। यानी कॉन्सेप्चुअली, दिमाग से सोचो, कॉन्सेप्चुअली प्रोपोर्शनेट मेथड में गुडविल पेरेंट कंपनी का खरीदा हुआ एक एसेट होता है, पेरेंट कंपनी का खरीदा हुआ एक एसेट होता है, याद है। अब अगर ये पेरेंट कंपनी का एसेट अचानक से गिर गया, पेरेंट कंपनी का एसेट गिर गया, तो ये पेरेंट कंपनी का नुकसान है, ये पेरेंट कंपनी का नुकसान है। तो जब आप पेरेंट कंपनी की बुक्स में जाके नुकसान बुक करोगे, तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड बुक्स में भी इसका इफेक्ट आना चाहिए ना। हाँ, तो इसका इफेक्ट इस बार सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स में जाएगा, और कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा देना बस। एनसीआई को एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि इस बार ये एस कंपनी का एसेट कंसिडर नहीं हो रहा, ये कंसिडर क्या हो रहा है कि पेरेंट कंपनी का खरीदा हुआ एसेट है, यानी इसमें एनसीआई का शेयर ही नहीं है। तो बस ये डायरेक्ट पेरेंट कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होता ना इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, ऑलरेडी पी कंपनी की बुक्स में इम्पेयरमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, तो पी कंपनी के ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे, तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो बढ़ा देना बस। देख लो, इस बार एनसीए वाला स्टेप नहीं है, इस बार एनसीए वाला स्टेप नहीं है। अब आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था, याद है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन आप लोग पढ़ते थे, आप लोग डिफरेंट टाइप्स, उसमें आप डेफर्ड कंसिडरेशन पढ़ते थे, अगर आपको याद हो तो। डेफर्ड कंसिडरेशन समझाता हूँ, चलो एक मिनट, ये था, ये है 1 जनवरी 16, सब देखें आराम से, रिवाइज कराता हूँ, और ये है 1 जनवरी 17। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को आज खरीदा, पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को आज खरीदा, लेकिन वादा किया, प्रॉमिस किया कि आप एक साल बाद 1100 रुपए ले लेना। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोला, प्रॉमिस किया कि आप एक साल बाद 1100 रुपए ले लेना, एक साल बाद 1100 रुपए ले लेना, हाँ पक्का। तो अब आप लोग क्या करते थे, जो फ्यूचर की पेमेंट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, फ्यूचर की पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, अज्यूमिंग आई है 10%, आई क्या है 10%, तो बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए आ गई, सोच लो, 1100 की प्रेजेंट वैल्यू, एक साल का फर्क है, इंटरेस्ट रेट 10% है 1000, तो आप लोग उसी वक्त ये एंट्री बनाते थे, बेटा ये सब पढ़ा चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट 1000 रुपए, और ये डेफर्ड कंसिडरेशन यानी डीसी क्रेडिट 1000 रुपए, इन्वेस्टमेंट डेबिट और डीसी क्रेडिट 1000 रुपए, इन्वेस्टमेंट डेबिट और डीसी क्रेडिट कितना 1000 रुपए, सही है, सही। अब मेरी बात सुनो, फिर आपको टीचर ने सिखाया था कि जिस रेट पे डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट पे अनवाइंडिंग, बचपन से पढ़ रहे हो यार, पढ़ पढ़ के थक गए हो, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग उसी रेट पे अनवाइंडिंग, तो इस 1000 रुपए का 10% क्या होता था 100 रुपए, तो ये एक एंट्री बनती थी, याद है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 रुपए और डीसी क्रेडिट 100 रुपए, याद है, लाइबिलिटी, पक्का, ये सारा काम तुम लोग करते तो थे, भूल गए, हाँ। अब मैं इनकम स्टेटमेंट के हवाले से कॉन्सेप्ट देना शुरू कर रहा हूं, आप सुने, आप कॉन्सेप्ट लें, जितने भी हिस्ट्री के सवाल है ना, सारे 100 सवाल हैं तो 100, कभी भी ये डेफर्ड कंसिडरेशन ऑलरेडी सवाल में रिकॉर्डेड नहीं होती, हमें अपने हाथों से रिकॉर्ड करनी होती है, कभी भी ये डेफर्ड कंसिडरेशन ऑलरेडी सवाल में ये रिकॉर्डेड नहीं होती, ऑलरेडी ये सवाल में रिकॉर्डेड नहीं होती, हमें अपने हाथों से रिकॉर्ड करनी होती है। तो जरा दिमाग से सोचो, जब पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी ये एंट्रीज ही नहीं बनाई हुई, तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन, इट इज द लायबिलिटी ऑफ पी कंपनी, ये पी कंपनी की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब पी कंपनी ने अपनी इस लायबिलिटी को ऑलरेडी बुक ही नहीं किया हुआ, इसका मतलब पी कंपनी ने अपनी इस लायबिलिटी को ऑलरेडी बुक ही नहीं किया हुआ, तो जब पी कंपनी ने इस लायबिलिटी को बुक नहीं किया तो अब इंटरेस्ट भी तो बुक नहीं किया होगा, जब पी कंपनी ने इस लायबिलिटी को बुक नहीं किया तो इस इंटरेस्ट को भी तो बुक नहीं किया हुआ होगा, तो ये इंटरेस्ट पी कंपनी का एक्सपेंस है। अब मेरी तरफ देखो, इसका मतलब पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ होगा, पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल
बुक्स में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी बुक नहीं किया हुआ होगा, तो पी कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स की फाइनेंस कॉस्ट कम होगी ना। पी कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स की फाइनेंस कॉस्ट कम होगी ना। हाँ हाँ, तो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट भी तो कम हो गई होगी। एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट भी तो कम हो गई होगी, बस उसको बढ़ा देना। बस बस सर वो एनसीआई एनसीआई क्यों भाई? एनसीआई तो सिर्फ तब एडजस्ट होता है जब एस कंपनी की कोई चीज में गलती है, तो पी कंपनी का मसला था ना। तो बस ये 100 रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर देना, यानी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में जहां इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है वहां ऐड कर देना, बस सही हो गया। लिख देता हूँ। बस ये स्टेप है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ भाई हो गया। अब ये देख लो भाई एक बार। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आप सीख जाएंगे। यहाँ देखें ये क्या है कि इधर देखो, ये सुनो, ये 1 जनवरी 16 है और ये है 1 जनवरी 18। सब देखो यहाँ 2 साल बाद बीच में आ रहा है 31 दिसंबर 16। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने आज एक कंपनी को खरीदा है यहाँ 1 जनवरी 16 को और वादा किया है कि 2 साल बाद ले लेना 1210। मैंने सामने वालों को वादा किया है कि 2 साल बाद ले लेना कितने 1210, 2 साल बाद ले लेना 1210। थोड़ा सा मेरे पे यकीन कर लेना, मैं डिस्काउंटिंग खुद ही कर दूंगा। और इंटरेस्ट रेट है मुल्क में 10%। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो 2 साल का फासला है, देखो 2 साल का फासला है, तो जब 2 साल का गैप है ना और 1210 फ्यूचर में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 2 साल पे रख के, तो वो 1000 ही आती है। इस 1210 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1000। तो आप सबसे पहले यहाँ एंट्री बनाओगे, इधर देखो सबसे पहले आप एंट्री बनाओगे, देखें आराम से देखें। और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट 1000, इन्वेस्टमेंट डेबिट 1000 और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट 1000, यही है पक्का। अब बताएं, देखें 2 साल तक आपको इंटरेस्ट बुक करना है, सब जागे। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, कभी कभार अगर आ गया तो मजे आ जाएंगे। 1000 का जिस रेट पे डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट पे अनवाइंडिंग होती है, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट पे अनवाइंडिंग। 1000 का 10% कितना होता है 100 का 10% कितना होता है 100। तो पहले साल ये एंट्री बनेगी, देखो इधर देखो 100 और लाइबिलिटी का नाम है डीसी, 100 रुपए से बढ़ेगी। इधर देखो 1000 में 100 रुपए ऐड करो, ये हो जाएगा 1100। 1000 में 100 रुपए ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1100 पक्का। अब बताओ नेक्स्ट ईयर आप 1100 पे 10% अप्लाई करो,
110 आएगा, 1100 का 10% आएगा 110। ये देखो बस 1100 में 110 ऐड करो, यही 1210, 1100 में 110 ऐड करो तो 1210 बन जाएगा पक्का। ये तो मैंने ऐसी नॉर्मल अकाउंटिंग कर दी। अब जरा देखें एग्जामिनर किस तरह आपको घेर सकता है, एग्जामिनर किस तरह आपको घेरेगा। मेरे प्यारे बच्चों पहले रुको, एक बात सुनो। ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे कल मैंने एक पेडेंटिक का सवाल आप लोगों को कराया था, कल लास्ट क्लास में पेडेंटिक कराया था। पेडेंटिक में एक ही सवाल में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों थी। मैंने बैलेंस शीट कराई थी, इनकम स्टेटमेंट नहीं कराई थी, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में दोनों चीजें थी, हमें दोनों बनानी थी भाई, दोनों आई थी। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको एक ही वक्त में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी हो भाई, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब जरा मेरी बात को सुने, आप बात को सुने और सोचें, सुन के सोचें। बचपन से आपको टीचर्स ने पढ़ाया, जब से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किए, कि इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, जबकि बैलेंस शीट एज एड बनती है। ये पढ़ाया गया ना, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, जबकि एसओएफपी इज ऑलवेज एज एड, आज तक के लिए बनती है, याद है? हाँ। अब सुनो केस नंबर 1। अगर एग्जामिनर ने आपसे बोला कि ये देखो, इधर देखो, सॉल्व करो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, इस साल की फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट बनाओ। देखो इस साल की, देखो बेटा स्क्रीन पे देखें, आप मुश्किल टेक्निकल बातें, ये इस साल की फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट बनाए, तो फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में एक ही साल का इंटरेस्ट जाता है, इनकम स्टेटमेंट तो बनती ही फॉर द ईयर है, इनकम स्टेटमेंट तो हमेशा फॉर द ईयर बनती है, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट जाएगा। और अगर दिसंबर 16 की शाम को एसओएफपी बनानी हुई, अगर दिसंबर 16 की शाम को एसओएफपी बनाई, तो अभी एक साल ही गुजरा है ना, दिसंबर 16 की शाम तक एक साल ही गुजरा है, तो आज तक का इंटरेस्ट भी 100 रुपए। फिर बोल रहा हूँ, अगर सवाल में दिसंबर 16 के एंड पे सारा काम करना है ना, तो दिसंबर 16 का फॉर द ईयर भी 100 रुपए का इंटरेस्ट है, और आज तक का इंटरेस्ट भी 100 रुपए ही है, तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में 100 रुपए ही जाएंगे। लेकिन टेक्निकल बात है, अगर वो यहाँ आके बोले कि ये 1 जनवरी 018 को समझ लो 31 दिसंबर 17, इधर देखो ये डेट, ये डेट, अगर वो बोले कि फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 17 के लिए पहले फॉर द ईयर का पीएनएल बनाओ, यानी इस साल का, इधर देखो इस साल का फॉर द ईयर पीएनएल बनाओ, तो इनकम स्टेटमेंट तो हमेशा फॉर द ईयर बनती है, तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा 110, फॉर द ईयर की इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा 110। लेकिन अब टेक्निकल बात है, 31 दिसंबर 17 को वो बोलेगा इस डेट पर एसओएफपी बनाओ, एसओएफपी बनाओ, तो एसओएफपी हमेशा एज एट होती है, तो आज तक का इंटरेस्ट जाएगा, यानी 100 प्लस 110 210 जाएगा सीआर में। एसओएफपी में याद है सीआर में डालते थे हम ये पूरा इंटरेस्ट, तो एसओएफपी हमेशा एज एट बनती है, आज तक के लिए बनती 10 जाएगा। मैं इसको एक मिसाल देके समझाऊं, आपने बचपन में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, डेप्रिसिएशन, तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में तो हर साल की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन जाती थी, लेकिन बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड जाती थी ना, एक्यूमुलेटेड, तो यहाँ भी ऐसा ही है, तो आज तक का कंप्लीट अमाउंट जाएगा, आज तक का कंप्लीट अमाउंट जाएगा एसओएफपी में। अब याद रखना बेटा ये बातें हैं। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सुनिए, बेटा अस्यूम करते हैं कि पी कंपनी ने एस कंपनी को एक लोन दिया हुआ है, पी कंपनी ने एस कंपनी को एक लोन दिया हुआ है, तो जब पी कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया हुआ होगा, तो पेरेंट कंपनी की बुक्स में आ रही होगी इंटरेस्ट इनकम, पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में आ रही होगी इंटरेस्ट इनकम, लेटेस्ट से 100 रुपए की, और वही इंटरेस्ट इनकम यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस की फॉर्म में आ रही होगी 100 रुपए की। पेरेंट कंपनी के पास इनकम्स, पेरेंट कंपनी की बुक्स में 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, वहां 100 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा। फिर सुन लो, पेरेंट कंपनी ने मिसाल के तौर पे सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो पेरेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी और एस कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अब ये आपस की चीजें हमेशा कैंसिल हो जाएंगी, आपस की चीजें कैंसिल कर देना, यानी इनको एडिंग टुगेदर में भी नहीं लाना, याद रखना।
अगर कोई बच्चा इसको कैंसिल करना भूल गया, एक बड़ी मजेदार चीज सुनो, अगर कोई बच्चा इसको कैंसिल करना भूल गया इनकेस, तो होगा क्या, एडिंग टुगेदर के बाद ये 100 रुपए यहाँ पहुंच, नेगेटिव 100 रुपए यहाँ पहुंच जाएंगे, तो भी नेट इफेक्ट नील ही आएगा, तो भी नेट इफेक्ट तो नील ही आएगा, 100 माइनस 100 नेट इफेक्ट तो जीरो ही आएगा, यानी आपका प्रॉफिट का फिगर सही होगी, लेकिन एग्जामिनर प्रेजेंटेशन के मार्क्स काटेगा, एग्जामिनर प्रेजेंटेशन के मार्क्स काटेगा। क्यों? सोचें, दुनिया जब से बनी है तब से यही उसूल है कि अगर आज मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, आज मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, तो मेरी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी और उसकी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, यानी अगर कभी किसी चीज से रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम मेरी बुक्स में है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी और की बुक्स में होगा, लाजिम यही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने आप को ही लोन दूं, मैं अपने आप को ही लोन दूं और ऊपर इंटरेस्ट इनकम नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस, यार ये तो बेवकूफों वाली बात है, ये तो गलत प्रेजेंटेशन है। तो बेटा आप पे फर्ज है कि ये आप कैंसिल करें, अगर आप कैंसिल करना भूल गए और एडिंग टुगेदर में आपने लिख दिया ना, तो आंसर बॉटम लाइन में सही आएगा प्रॉफिट, लेकिन प्रेजेंटेशन के मार्क्स गए यहाँ, तो एक दूसरे की आपस की इनकम्स और एक्सपेंसेस कैंसिल होंगी। तो बच्चे ने कहा इसकी और कोई मिसालें? हाँ देखो, पहली मिसाल क्या दी कि पी कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो यहाँ इंटरेस्ट इनकम वहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस कट कर देना। दूसरी मिसाल सुनो, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है, तो पेरेंट कंपनी के लिए रेंटल इनकम होगी या रेंटल एक्सपेंस होगा, काट देना, आपस का है। और एक तीसरी मिसाल सोच के समझ में आएगी, सोचो, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, पी कंपनी जो है ना उसने एस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं ना, याद है, तो पी कंपनी असलियत में एस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है पी कंपनी असलियत में एस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है, तो एस कंपनी जब भी डिविडेंड देगी वो पेरेंट कंपनी के घर ही तो आएंगे, तो पेरेंट कंपनी उसको डिविडेंड इनकम के नाम से बुक करती है, तो ये भी आपस की है, तो इसको भी उड़ा देना, कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो ये तीन मिसालें मैंने पॉसिबल मिसालें दे दी हैं जो कटेंगी इनकम स्टेटमेंट में, गिनो। पी ने अगर एस को लोन दिया हुआ होगा तो एक जगह इंटरेस्ट इनकम, दूसरी जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक नंबर 2। सेकंड सुनो, पी ने अगर एस कंपनी को रेंट पे बिल्डिंग दी हुई होगी तो एक जगह रेंटल इनकम, दूसरी जगह रेंटल एक्सपेंस, ये भी कट जाएगा। और सबसे मशहूर मिसाल, एस कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, नहीं डिविडेंड देती है, तो पेरेंट कंपनी के पास आते हैं ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो भी आपस के हैं, ठीक है। वो डिविडेंड इनकम भी कैंसिल आउट होगी, वो भी आपस की है, वो भी आपस की है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉसिबल एग्जाम्पल्स of such cancellations. Number 1, लोन इंटरेस्ट कट जाता है। नंबर 2, रेंटल इनकम्स एंड रेंट एक्सपेंस आपस का कट जाएगा। हाँ। नंबर 3, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स बाय पी कंपनी, ओके, बाय एस कंपनी, सॉरी, बाय एस कंपनी, ठीक है। तो ये आप पॉसिबली ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉसिबली ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉसिबली ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉसिबली ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। डन है? हाँ, बोलो, फरमाइए। मैं समझाता हूँ मेरे दोस्त, एक सवाल आया, किसी ने पूछा है, देखो भाई कैसे, इधर देखो, पी कंपनी ने समझ लो एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे हुए हैं, तो एस कंपनी ने मिसाल के तौर पे 10,000 के डिविडेंड दिए हैं, एस कंपनी ने टोटल डिविडेंड कितना दिया, 10,000 का, तो डिविडेंड हमेशा मालिकों में जाते हैं ना, शेयर होल्डर्स में जाते हैं ना,
तो 80% डिविडेंड यहाँ जाएगा ना 8,000, बेटा 10,000 का 8,000 यहाँ जाएगा। तो पेरेंट कंपनी ने असल में एस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, पेरेंट कंपनी ने असलियत में एस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये 8,000 जो आए ये पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम है, लेकिन आपस की है ना, अंदर ही अंदर से आई है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट कर देना, सही है। तो आपस की जो भी चीजें इस तरह की, वो तमाम की तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगी, तमाम की तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगी, सही है। अब मैंने आपसे कहा था, सुनिए, कि आज भी क्लास लेनी थी, कल शायद मैं क्लास नहीं ले रहा, लेकिन वेंसडे को इंशाल्लाह लूंगा, वेंसडे को लूंगा। और यही लिंक जो है ना मैंने बना दी है, इसी में लिंक बना दिया, रात को 8 साढ़े 8 या देखो 9 बजे तक मैं टाइम चेक कर लूंगा, मैंने लिंक में लिखा था टाइम, आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा, सही है। तो अब बेटा फिर बोल रहा हूँ, वंस अगेन बोल रहा हूँ कि अब ये एंडिंग डेज हैं, ये सबसे ज्यादा आउटपुट वाले दिन होते हैं, यानी इन दिनों में इंसान नॉर्मल दिन से ज्यादा काम करता है। जैसे मैं आजकल 12 घंटे भी पढ़ा रहा हूँ, 14 आवर्स भी पढ़ा रहा हूँ मैं, जबकि मैं इतना आराम पसंद आदमी हूँ, 6 घंटे भी पढ़ा के खुश हो जाता हूँ, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा के खुश, 6 घंटे, लेकिन आजकल मैं 14 आवर्स भी पढ़ा लेता हूँ। क्यों? दिमाग बना लिया है ना, सेट कर लिया है। तो यहाँ एंडिंग डेज में टीचर्स और स्टूडेंट सब ने एफर्ट बढ़ा देते हैं, सब एफर्ट बढ़ा देते हैं, तो अब बढ़ा दो एफर्ट, क्योंकि अब बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। और हम सब हैं ही ऐसे, हम सब एंड में मेहनत करने वाले हैं, ये हमारा एक नेचर है। तो इसी हिसाब से अब मेहनत करो, अब एक एक मिनट भी जाया मत करो, रोज के रोज पढ़ते रहो, रोज के रोज निकालो चीजें, ठीक है। जो चीजें अभी कराई हैं वापस से रिवाइज करो, जितना दिमाग में ये चीजें रिकॉल्ड होंगी ना, ये चीजें जितनी रिकॉल्ड होंगी तो आपको अगली क्लासें उतनी आसान लगेंगी। अगर आपको ये सब पता होगा, P2S सेल के क्या स्टेप्स हैं, S2P में क्या होता है, एक्सेस डेप्रिसिएशन का एडजस्ट होती है, टक टक करके आप करोगे। यकीन करो, ये वाला जो आज लेक्चर दिया इसके बाद तो किट आराम से कर लोगे, अगर इसको सही तरह आपने समझ लिया। अब जो मैं सवालात कराऊंगा अगली क्लास में, वो आप आराम से पिक कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने ये ईमानदारी से कर लिया है, ये ईमानदारी से कर लिया है, ठीक है। तो बेटा मैंने आज क्या क्या बातें की, इनकम स्टेटमेंट के 3 मेजर काम है, 3 अमाल है। जब फाइनली इनकम स्टेटमेंट बना लेते हो तो एडिंग टुगेदर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में देखो, ऊपर जाता हूं वापस, ये देखें, इनकम स्टेटमेंट में ये 3 काम है। जैसे ही इनकम स्टेटमेंट हमें मिलती है, हम एडिंग टुगेदर कर लेते हैं पहले, सही है। फिर एनसीए निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट का एनसीए कैसे निकलता है, कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीए होल्डिंग परसेंटेज, एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीए होल्डिंग परसेंटेज। हाँ, और फिर ये 3 लाइंस लिखते हैं, देखो प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल वाली लाइन लिखते हैं, जिसमें बंटवारा हो जाता है, पता लग जाता है कि पेरेंट का कितना है और बाहर वालों का कितना है, सही है। ये इस तरह करके हम काम करते हैं, एडिंग टुगेदर एनसीआई और ये 3 लाइंस, एडिंग टुगेदर एनसीआई और ये 3 लाइन, सही है। फिर इसी तरह हमने P2S सेल ऑफ इन्वेंटोरी पढ़ी, उसके स्टेप्स बताए, S2P सेल ऑफ इन्वेंटोरी पढ़ी, उसके स्टेप्स बताए, P2S सेल ऑफ फिक्स एसेट और S2P सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो सब बताया, सही है। एक्सेस डेप्रिसिएशन पे बात की, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल बताई, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल प्रोपोर्शनेट मेथड बताया, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट बताया आप लोगों को, फिर ये आपस की कैंसिलेशन बता दी, सही है। तो आज एक बेसिक ग्राउंड बना दिया है, अब नेक्स्ट क्लास से मैं इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, ठीक है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।